2004 की जो सुनामी आई थी तब आप कहाँ थे? अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर नहीं थी, घर पे ही थी, क्लास 7th में पढ़ रही थी। मतलब लोग पेड़ों से अटके हुए, लटके हुए हैं, मरे हुए हैं। 6 फुट 7 फुट के मतलब एक होल डिग किया हुआ है और उसमें पूरा बॉडी जैसे मतलब भर भर के डाला गया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हिमालय में लोग सोचते हैं कि दो प्लेट्स ऐसे टकराए एंड हिमालय फॉर्म हुआ इवेंचुअली। द सिमिलर वे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो अपना इंडियन प्लेट एंड जो बर्मा का माइनर प्लेट है, जब वो टकराया तब धीरे धीरे कुछ कुछ आइलैंड्स बनने लगे जिसको कहते हैं अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अभी देखो, काला पानी अंडमान को कहा जाता था फॉर मेनी डिफरेंट रीजन। ऐसा तो नहीं है कि भाई काला पानी वहां पे काला दिखता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि सबको लगता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है अपनी कन्याकुमारी, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। बात यही है कि ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती अंडमानीज को मजबूर किया कि भाई अपनी जगह को छोड़ो ताकि हम एक जेल बना सके। तो अंडमानीज लोगों को इवेंचुअली बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होने लगे जो कि हम नॉर्मल इंसान को होते हैं, एंड दे वर नॉट यूज्ड टू ऑल ऑफ दीज डिजीजेस फॉर सो लॉन्ग, फॉर सेंचुरीज। सेंटिनलीज एक सेंटिनल आइलैंड में रहते, एक छोटी सी आइलैंड है एंड वहां पे कोई नहीं जा सकता। इवन आपके इंडियन आर्मी या नेवी के जब हेलीकॉप्टर्स भी उस आइलैंड के ऊपर से फ्लाई करते हैं तो वो लोग एरोस शूट करते हैं, कोई भी उस आइलैंड के नजदीक नहीं जा सकता। अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि वो इंडिया का पार्ट है। लाइक बहुत से लोगों को लगता है कि इंडिया का पार्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई उसके लिए वीजा लगता है, कि अपने बायो में भी लिखा हुआ है कि इस आइलैंड के लिए भैया वीजा नहीं लगता क्योंकि ये अपना ही देश है भाई, अपना ही पार्ट है। तो जब ये चीजें ना फनी लगती है सुनने में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ना लाइक सीरियस इशू है कि यार कैसे तुम भूल सकते हो आइलैंड को? लाइक वो जो पार्ट है तुम्हारा, उसकी हिस्ट्री को कैसे भूल सकते हो? हिस्ट्री को भूलोगे कैसे? तुम्हें पढ़ाई नहीं गई पहली बात तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो गोल है आज के इस पॉडकास्ट का वो यही है कि लोगों को बताना कि कितनी रिच हिस्ट्री थी अंडमान निकोबार आइलैंड की, और बिल्कुल। कैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में जापानीज आए थे वर्ल्ड वार टू के वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वहां पे लोकल्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। एक काला पानी, लोगों ने बहुत सुना होगा काला पानी के बारे में। मुझे पता है कि जिसको नहीं पता, बहुत सी हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन इंडिया के बारे में उसको बताओगे काला पानी तो उसको समझ में आएगा, हाँ काला पानी की सजा होती थी, बहुत खतरनाक होती थी। तो उनको नहीं पता कि उस आइलैंड में ही वो सेल्वर जेल था जहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी। उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत सारी हिस्ट्री और बहुत सारा कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको आज डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो बहुत-बहुत स्वागत है पापी आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच रवि। सो जैसे कि आपने बोला, एंड एक्चुअली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वो ईमेल पढ़ के। एंड मैं 1 साल से एक मिशन पे आई, लाइक एक पैशन प्रोजेक्ट को लेके कि भाई बताना है, भारतीयों को पहले बताना है कि अंडमान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। बेशक वो बहुत महंगी जगह है, व्हेन कंपेयर टू मालदीव्स या थाईलैंड वगैरह ले लो, थोड़ी सी महंगी हो जाती है, बट अदरवाइज इंडिया का ही पार्ट है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया का ही पार्ट है। एंड आपको बस पता होना है उसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या हो रहा है वहां पे। हम सारे के सारे वहां पे ट्राइब्स नहीं बैठे हुए हैं, हुँ, एंड हम सबके सब ऐसे पत्ते पहन के नहीं नाचते हैं। लाइक हम अलग है, ट्राइब्स अलग है, दे हैव अ हुँ, डिफरेंट लाइफ, एंड हमारा एक अलग जिंदगी है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी। बट वही, हुँ। सिंस मैं इंडिया एज़ अ कंट्री के बारे में नहीं बोलती हूँ, तो द ट्रैक्शन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, एंड मुझे वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं समझ रही हूँ कि मैंने एक डिफिकल्ट पाथ चूज़ किया है। सो या, हार्ड वर्क करेंगे। नहीं, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ 20 के होने वाले हैं, उसके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशन। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक तो शायद 20 के हिट कर चुके होंगे हो आप। जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ना शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी, ठीक है? हुँ, आपकी जर्नी कोलकाता से हम डायरेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड पे आते हैं। वहाँ पे कब बिल्कुल। आना हुआ आपका? और वहाँ कैसी थी ज़िंदगी आपकी? लाइक पढ़ाई वगैरह ये सब कुछ? बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली कोलकाता में सिर्फ पैदा ही हुई थी। आई वाज़ वेरी छोटी-सी थी जब मैं अंडमान मूव करी। एक्चुअली मेरे दादाजी थे जो अपने आई थिंक 30s एंड 40s में मूव किए थे, एंड मेरे फादर भी पोर्ट ब्लेयर में ही पैदा हुए थे शायद, या शायद वो काफ़ी बहुत छोटे थे जब मेरे दादाजी मूव किए थे। वो वहाँ कोऑपरेटिव बैंक को सेटअप कर रहे थे और भी दूसरे लोगों के साथ। सो दैट्स हाउ ही मूव्ड, एंड मेरे फादर भी वहीं पे पढ़े, बड़े, एंड फिर वहीं पे उन्होंने जॉब करी, वो सिविल इंजीनियर थे। एंड फिर मैं भी वहाँ पे पली-बड़ी, एंड मैं वहीं पे अपना स्कूलिंग करी। जिस वक़्त मैं जिस एरा में पढ़ रही थी आइलैंड्स में, वहाँ का ट्रेंड था कि भाई 12वीं पढ़ने के बाद आपको निकलना ही पड़ेगा आइलैंड से, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस नहीं थे। एक कॉलेज है जो कि सिर्फ पॉलिटेक्निक है, सो डिप्लोमा आप कर सकते हो, और एक जेएनआरएम जिसमें आप ये बीकॉम वगैरह कर सकते हो। उस एंड वक़्त की बात इंडियन है ये?
हाँ, उस वक़्त की। ये अब तो कॉलेजेस होगा। अभी भी है, बट अच्छा। अभी और भी 2-3-4 कॉलेजेस है। एक मेडिकल कॉलेज है, एक लॉ कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी तो सब है, बट उस वक़्त कुछ नहीं था। एंड इंडियन हुँ, पेरेंट्स बोले कि भाई तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, तो निकलो अंडमान से बाहर निकलो, जाओ किधर हुँ। और पढ़ने के लिए। तो इसी वजह से मैं भी अंडमान से बाहर गई, कहीं और पढ़ाई किया, फिर मैंने हैदराबाद, बैंगलोर में जॉब करी एंड फिर मैं इंडिया के बाहर अभी मूव करी। अच्छा, वो कब की बात है जब अंडमान आप पढ़ा बता रहे हो, पढ़ाई वगैरह की? मैं 2010 में अंडमान से मूव आउट कर गई थी। ओके। तो 15 साल पहले, उसके बाद से तो मैं भी टूरिस्ट के जैसा ही जाती हूँ बस। 1-1 महीने अच्छा। जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। याद तो आती होगी वहाँ की? बहुत, पहले नहीं आती थी, जब तक इंडिया में थी तब तक घर की याद नहीं आती थी। अभी बाहर आने के बाद तो मतलब आई रियली वांट टू गो बैक। ये अच्छा लगा आपने अभी जो बोला ना कि जब मैं इंडिया में रहती थी। आइलैंड में रहते वक़्त भी आपने जब ये इंडिया बोला, ये कितना खूबसूरत लगता है सुनने के अंदर। हाँ, एग्ज़ैक्टली। एक है ना क्योंकि थोड़ा-सा। जब मैं बैंगलोर में थी, मैं हमेशा छुट्टियों के लिए गोवा चली जा सकती थी। चीपर ऑप्शन भी था एंड मैं फास्ट क्विक पहुँच भी जाती थी एंड मुझे गोवा ज़्यादा अच्छा लगता था एंड मतलब मैं ज़्यादा जानने लगी थी गोवा को अंडमान से भी ज़्यादा। तो आई ऑलवेज़ हैड एन अल्टरनेटिव बट इधर आने के बाद, इंडिया से बाहर मूव करने के बाद आई वाज़ लाइक नहीं भाई अब जाना है, वापस कैसे तो जाना है, बार-बार जाना है, वैसा। या अच्छा, थोड़ा-सा डार्क क्वेश्चन है लेकिन मैं चाहूँगा एक बार इसका आंसर दो आप। बिल्कुल, 2004 की जो सुनामी आई थी तब आप कहाँ थे? अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर नहीं थी, घर पे ही थी, क्लास 7th में पढ़ रही थी। लाइक क एंड मतलब अ, सो मेरे एक भैया भी है एंड हम लोग यूजुअली वी वर अर्ली राइजर्स तो हम 4-5 बजे उठ के पढ़ते थे। मेरा भाई एक दूसरे रूम में, मैं एक दूसरे रूम में, मेरे पेरेंट्स सोते रहते थे। यूजुअली 4 से 5 के बीच में हम उठ जाते हैं। एंड आई रिमेंबर एग्ज़ैक्टली क्लास 7th में 2003 में शायद उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक नई सब्जेक्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करी थी। एंड मैं कि जिसी को भी बोलती हूँ लगता है कि यार मैं ये फेंक रही है, बट मैं एक्चुअल में बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। मैं उस रूम में बैठ के उसी टाइम पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट उस दिन सुबह चल आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे बोल के, व्हाट इज़ सुनामी बोल के मैं रट रही हूँ उस आंसर को। एंड थोड़ी देर बाद, 1 आधे घंटे बाद में मैं एक सोफे पे बैठी हुई हूँ एंड मैं सोफा हिल रहा है। मैं फ्यूज़ हो गया। आई वाज़ लाइक मेरा भैया कि सोफ़ा क्यों हिला रहा है? एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बुक नीचे रख के मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई कोई नहीं है मेरे रूम में। एंड आई रियलाइज़्ड कि भाई अर्थक्वेक हो रहा है। अर्थक्वेक होता रहता है, बचपन से भी हमने देखा है बट हल्के झटके होते हैं 5 या 5.5 वैसा, जो कि हमारे लिए उतना डरावना कभी नहीं था। बट दिस वन वाज़ लाइक हम जोल्ट कर रहे हैं। तो मैं चिल्लाते हुए भैया के रूम तक जा रही थी एंड मेरा भैया मेरा नाम चिल्लाते हुए एंड वी देन हम घर के बीच में ऐसे टकरा गए, क्योंकि हम खड़े नहीं रह सकते थे। अंदर से बेडरूम से मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे बिकॉज़ वो लोग उस ज़माने में मॉस्किटो नेट होता था। तो मॉस्किटो नेट्स को आप मैट्रेस के नीचे डालते हैं, तो उठाने में भी टाइम लग रहा है एंड दे आर शाउटिंग, दे आर स्क्रीमिंग। फिर फाइनली हम लोग सब 4 इकट्ठा हुए, कैसे तो डोर खोल के हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। जब सीढ़ी से हम हुँ, नीचे आ रहे हैं, हम हुँ, सीधा नहीं आ रहे थे, हम लेफ्ट गिर रहे हैं, हम राइट गिर रहे हैं। फिर कैसे तो हम नीचे पहुँचे, हमारी गाड़ी ऐसे मतलब वी कैन सी इट शेकिंग आगे पीछे एंड हम बस सोच रहे थे कि भाई ये बिल्डिंग हमारे ऊपर ना गिरे उस वक़्त, बिकॉज़ बहुत ज़ोर से 9 पॉइंट समथिंग 1 की या हुँ। 9.1 की थी एंड उसके बाद की तो हमारी ज़िंदगी बहुत मतलब टॉर्चरस थी। फर्स्ट 1 वीक तो बहुत टॉर्चरस थी, बट उसके बाद में बाकी 6 महीने मज़े ही आने लगे। हम तो बच्चे ही थे, हमें और क्या ही टेंशन लेकिन था जो बट सुनामी हिट की थी, आइलैंड को भी हुँ। बहुत नुकसान हुआ होगा ना? हुआ था। पोर्ट ब्लेयर को कंपैरेटिवली कम बिकॉज़ पोर्ट ब्लेयर के ठीक ऑपोज़िट में है रॉस आइलैंड छोटी-सी। तो सुनामी वेव सबसे पहले रॉस को हिट करी जिस वज़ह से वो इंटू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो पोर्ट ब्लेयर का सिर्फ़ जो कोस्टल एरिया था जो मतलब एक मरीना पार्क बोलते हैं उस जगह को। इवनिंग वॉक्स वग़ैरह आप कर सकते हो। थोड़ा उतना ही जगह पानी घुसा था एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ आल्सो हिली एरिया। तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों की जान को खतरा पोर्ट ब्लेयर में नहीं हुआ था। जो अदर साइड में कोस्टल एरिया में थे, वहाँ पे मेनली प्रेम नगर कहते हैं उस जगह को। वहाँ के बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर घुसा था पानी, बट ये लोगों ने टाइम से देख लिया, सो मेनी पीपल अपने आप को बचा लिए भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट दूसरे लो लाइंग आइलैंड्स बहुत थे, कचाल मान लो या आई थिंक हैवलॉक आल्सो या नील, ऐसे के बहुत सारे आइलैंड्स थे जहाँ पे पानी हर साइड से घुस के दूसरे साइड से निकल के चला गया एंड बहुत लोग मारे गए।
एक डीवीडी भी रिलीज हुई थी एग्जैक्टली 1 साल के बाद 2005 में, सिर्फ अंडमान में वो सर्कुलेट हुआ था। अंडमान में लोकली उन्होंने बनाया था। एंड ये डीवीडी हम जब घर लेके आए तो वी कुड एक्चुअली सी, मतलब लोग पेड़ों से अटके हुए, लटके हुए हैं, मरे हुए हैं। मतलब बड़े-बड़े 6 फुट, 7 फुट के, मतलब एक होल डिग किया हुआ है और उसमें पूरा बॉडीज़ ऐसे मतलब भर-भर के डाला गया है। तो हमें तब पता चला कि सुनामी का कितना वर्स्ट इफेक्ट हुआ था अंडमान में भी। फ्रैंकली हमें भी उतना नहीं समझ में आया जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो। हमारे पास भी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। हम रूम में जाके हम भी टीवी वगैरह तो देखने के मेंटल स्टेट में ही नहीं थे हम। तो जो भी हमें सुनने में आ रहा था वो सिर्फ रेडियो में जो भी हम सुनते थे, फ़ोन वगैरह या उस पे, बट या देखने के लिए हमें भी 1 साल बाद ही मिला था। तो उसके बाद जब इतना बड़ा कुछ हुआ लाइक हादसा, तो उसके बाद क्या-क्या कदम उठाए गए कि अब अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सुनामी हिट करती है, जो कि करने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आइलैंड है, वोल्केनोज़ वगैरह फटते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो कुछ कदम उठाए गए हैं उनकी तरफ से लाइक मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई फ्यूचर में प्रोटेक्शन कर पाए लाइक आइलैंड की वो? जब 2004 के बाद में सुनामी वार्निंग सिस्टम वगैरह डाली हुई थी, एंड अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम आल्सो, आई मीन अर्थक्वेक्स हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया था। सो अर्थक्वेक्स वर नॉट रियली अ मेजर थिंग जिससे आइलैंडर्स डर रहे थे। इट वाज मेनली सुनामी। तो सुनामी के लिए भी सिस्टम था, बट उसके बाद कभी सुनामी आया नहीं एंड वो सिस्टम कभी कभी काम करे नहीं करे, वी डोंट नो। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि अपने पुलिस वाले हो गए या फायर ऑफिशियल्स हो गए, इन लोगों को तो ट्रेनिंग दी गई है, बट एज़ अ जनरल पब्लिक हमें ऐसा कुछ अ, एक स्पेशल ऐसा कुछ नहीं हुआ है कभी भी कि भाई हमें सुनामी से प्रोटेक्टेड रखना है। क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से ये लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्यूटीफाइंग ऑफ द कोस्ट कर रहे हैं। बट जब अगर मैं याद रखूँ 2010 तक भी, जब तक मैं आइलैंड्स में थी, आई नेवर सॉ कि भाई कोई कुछ कुछ पत्थरें डाल रहे हैं बीचेस के पास में या शोर के पास में, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रैंकली ऐसा कभी भी नहीं था। अ, वर्बल एजुकेशन बहुत था लोगों के पास कि अगर कभी अगली बार सुनामी आए तो अपने आप को कैसे बचाना है। बट ऐसे गवर्नमेंट कुछ करना कि कहीं कुछ दीवार बना दिया या कुछ कुछ भी तरीके से, वैसा कभी भी नहीं था आइलैंड्स में। नहीं, बिकॉज़ उस हुँ। दौरान तो मतलब लोग सिर्फ बचने-बचाने में ही चला गया था। आई डोंट इवन रिमेंबर कि कोई एक अलग तरीके से कुछ डेवलपमेंट ऐसा कभी हुआ है ओनली फॉर सुनामी, या अभी भी जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो दे आर लाइक अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब बिल्डिंग वगैरह को भी ध्यान नहीं रखा जाता बनाने वक़्त? नहीं, नहीं, मतलब जैसे रेगुलर इंडिया में जैसे बिल्डिंग्स बनती है वैसे ही। मैंने पोर्ट ब्लेयर में, मुझे जितना पता है कि 2 बिल्डिंग गिरे थे। एक बिल्डिंग तो एक वीआईपी रोड बोल के एक जगह है, वहाँ पे ही गिरी थी, हमने देखा भी था। बेसिकली उसके 4 पिलर्स थे, पीछे के 2 पिलर्स वो टूट के वो ऐसे गिर गई थी। तो इट वाज़ टिल्टेड। एंड दूसरा एक और उसी रोड पे ही कहीं था, जो कि मैंने देखा तो नहीं था, बट मैंने सुना तो था। हुँ। वैसे मैं प्रे करूँगा कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन तब भी बिल्कुल, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और ख़ास करके उसकी पोज़ीशन को देखते हुए, जो आइलैंड है, जहाँ पे है, सेंसिटिव एरिया है, तो उनको बहुत। मैनेजमेंट को मुझे लगता है कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी ट्रेन करना चाहिए, लाइक क्या करना चाहिए उस वक़्त। बिल्कुल, अभी जैसे देखो लोग तो इतने सारे हैं कि ट्रेन करना, उनको सबको सब कुछ बताना भी मुश्किल हो जाता है। कितनी बट लेकिन पॉपुलेशन है? 4 लाख, 4 लाख के 4 करीबन। बट क्योंकि जैसे वहीं जापान लोकल्स में अभी, लोग आप सबको इंक्लूड कर रहे हो ना ट्राइब्स, कम्युनिटी सबकी सबको हाँ, हाँ, लेके हाँ, आ रहे हो? सबको, ओके। सबको, सबको। अबाउट 4 से साढ़े 4 लाख तो मान लीजिए आप। सबको मिला के, नॉर्मल लोकल्स एंड ट्राइब सबको मिला के, क्योंकि कौन अभी इधर-उधर भी अपडेट तो होता ही नहीं है ना, तो हुँ। इसीलिए। अभी जैसे जापान में हाँ। है कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स है एटलीस्ट, कि ठीक है, कुछ तो कदम उठा रहे हैं। हुँ, हुँ, वैसे की चीज़ें तो इंडिया में अभी तो नहीं है फिलहाल तो। हुँ, अंडमान में कोई भी ट्रेंड मेनलैंड इंडिया में आने के 10 साल बाद ही आता है। तो चलो अभी हुँ, 5 साल मान लेते हैं। या अच्छा, हम बहुत आगे आ गए लाइक मतलब इन चीज़ों के ऊपर। हुँ, शुरुआत हुँ। से शुरू करते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या? उनको लगता है एक आइलैंड है और नहीं 2 आइलैंड है और एक अंडमान और निकोबार है। तो उनको हुँ, बताओ कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है क्या? और अंडमान शब्द आया कहाँ से? लोग ये पूछते हैं लाइक गूगल पे कि भाई अंडमान शब्द आया कहाँ से? हुँ, हुँ। सो अंडमान एक आर आर्किपेलागो है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स जो कि पहले कुछ 500, मैं एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं बोलूँगी बिकॉज़ उसपे अभी भी एक कंट्रोवर्सी है कि 532 है या 572 है या 800 समथिंग।
सो मैं बोलूंगी पहले 500 चेंज 500 प्लस आइलैंड्स थे एंड अभी 800 प्लस आइलैंड्स है। तो जब लोग जब मेनलैंड इंडिया से अंडमान सोचते हैं तो वो मेनली हैवलॉक या नील आइलैंड के बारे में सोचते हैं, मेनली हैवलॉक बिकॉज दैट्स द हनीमून डेस्टिनेशन, अदरवाइज नील। बट अंडमान का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर सिटी, पोर्ट ब्लेयर, एंड हैवलॉक एंड नील दूसरे दो आइलैंड्स है जिसको स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप बोल के कहा जाता है, जिसको रीनेम किया गया है बेसिकली। एंड उसके अलावा अंडमान में और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते भी है, जाते भी है, और बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे जो कोई भी नहीं रहता है या ओनली सिर्फ ट्राइब्स रहते हैं। तो एंड अंडमान का एक है कि अंडमान आप अगर मैप में देखोगे तो इंडिया से ऐसे एकदम पीछे से, एकदम छोटे 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 नीचे से है। बट आप अगर थोड़ा और जूम इन करेंगे तो यू विल रियलाइज कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द एंटायर आर्किपेलागो इज क्लोजर टू थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया than the Indian mainland altogether. So what happens is कि जैसे हिमालय में लोग सोचते हैं कि दो प्लेट्स ऐसे टकराए एंड हिमालय फॉर्म हुआ इवेंचुअली, द सिमिलर वे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो अपना इंडियन प्लेट एंड जो बर्मा का माइनर प्लेट है, जब वो टकराया तब धीरे धीरे कुछ कुछ आइलैंड्स बनने लगे जिसको कहते हैं अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कहा जाता है कि कुछ वो जो आपका एक्सटेंशन है पूरी तरीके से बाहर नहीं आया या कोई कोई जगहों में बाहर आया है, तो वैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड अंडमान का जो नाम आपने पूछा है उसे मैंने जितना इंटरनेट में मैंने भी देखा है, बिकॉज बिना रिसर्च के मैं भी नहीं बोलना चाहती कि क्या है, कहते हैं कि वो हनुमान के नाम पे है, जिसको पहले हंडुमान भी कहा जाता था अंडमान को, एंड निकोबार को भी कुछ एक कहा जाता था, नक्का समथिंग, जो कि मुझे अभी याद नहीं है। बट यस, रामायण में कहा जाता है कि अंडमान हनुमान के नाम से हंडुमान से आया है। सो ओके, मैं भी बता नहीं पाऊंगी कि ये करेक्ट नो है प्रॉब्लम। नहीं है। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब अंडमान की बात आती है, निकोबार की हमने बात भी की थी कि काला पानी का ज़िक्र आता है, तो उसको काला पानी क्यों कहा जाता था? इसके बारे में बताओ थोड़ा। ओके, सो अभी देखो काला पानी अंडमान को कहा जाता था फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। ऐसा तो नहीं है कि भाई काला पानी वहां पे काला दिखता है, ऐसा नहीं है। तो अंडमान एक तो एक ऐसी जगह है विच वाज कंप्लीटली कंसिडर्ड ब्लैक बिकॉज ब्रिटिश वहां पे एक जेल, एक कॉन्विक्ट पीनल सेटलमेंट बना के रखे हुए थे। सो लोगों को पता है कि अगर आप वहां जा रहे हो तो प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि आप वापस कभी नहीं आओगे, आपकी डेथ वहीं हो जाएगी। ये एक रीजन हो जाता है। सेकंड रीजन ये हो जाता है कि उस वक्त बहुत सारे हिंदू लोग ये मानते थे कि अगर उनका घर का कोई इंसान अगर समुद्र के रास्ते कहीं जा रहा है घर से दूर, तो वो लोग अपना कास्ट, अपना जात, अपना जो घर है उसे खो देंगे। सो क्योंकि कॉन्विक्ट्स को मेनलैंड इंडिया से समुंदर पार करवा के अंडमान लेके जाया जा रहा था, इट्स लाइक यू नो they are getting into a darker zone, they have to leave their family behind, तो उसके लिए भी काला पानी है। ये ब्रिटिश एरा की बात अदरवाइज है। है, ब्रिटिश एरा की बात है ना? ब्रिटिश एरा के हाँ हाँ वक़्त हुआ हाँ, था। ब्रिटिश एरा की बात है, उस टाइम पे मानते थे हिंदू लोग। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब आप वहां पे खड़े रहते हैं एज अ कॉन्विक्ट, अगर आप देखोगे उस आइलैंड से दूर तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा दूर तक भी। सो इसलिए भी उसे काला पानी कहा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब सेल्यूलर जेल बिल्ट हुई, सेल्यूलर जेल की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत एक्साइटिंग भी है और बहुत ही सोचे तो बहुत अ, बुरा भी लगेगा कि एक एक छोटी सी सेल है, सेल में बहुत एकदम इतनी छोटी छोटी सी सिर्फ वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन कुछ है नहीं, एंड आपका जो डोर है इट ओपन्स एट द बैक साइड ऑफ जो आपके सामने का जो कॉन्विक्ट है। तो आप किस जब आपका गेट खुलेगा आपको सामने सिर्फ दीवार दिखेगा, ब्लैक अगेन, लाइक नथिंग एल्स टू सी। बाजू में भी आप किसी से बात नहीं कर सकते, बात करना मना है। तो ऐसे वेरियस रीजंस की वजह से उस जगह को काला पानी कहा जाता है। एंड इट्स मतलब कोई कोई लोग कहते हैं कि सेल्यूलर जेल काला पानी है या अंडमान काला पानी है। इट्स बेसिकली अ थिंग कि काला पानी की सजा, मतलब अगर आप चले गए तो अब गए, शायद आप वापस हुँ। ना आओ। तो बस इसीलिए उसे काला पानी कहा जाता है। हाँ, आपने जैसे बताया ना काला पानी के बारे में, अभी मैंने एक मूवी देख रहा था, वीर सावरकर आई थी मूवी। तो सावरकर को सज़ा हुई थी काला पानी की, हमारे फ्रीडम हम्म फाइटर थे वो एक। तो हम्म। उनको सज़ा हुई थी काला पानी की और बहुत लंबा सीन है, मतलब काला पानी की हालत दिखाई गई है, लाइक किस तरीके से जो आपने जैसा बताया वेंटिलेशन नहीं होता है। लाइक ऐसा लगता है होपलेस, पूरा इंसान होपलेस हो जाता है, टूट जाता है क्योंकि वो देखता है कि अब कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी का, लाइक मैं कभी से निकलने वाला नहीं हूँ यहाँ से, ये सब।
और फिर वो समुद्र दिखता है और कोई आवाज़ नहीं है, एक इंसान की चिड़िया चलो चिड़िया की आवाज़ तो ठीक है, पर किसी और इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है। हुँ, तो काफ़ी काफ़ी डार्क मतलब वो सीन था। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिश वहाँ पहुँचे थे पहली बार, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे क्योंकि वहाँ पे वो जेल सेटअप कर रहे थे एंड देन उनको लैंड ग्रैब करना था, फिर वहाँ के लोकल ट्राइब्स वगैरह के साथ उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ? हाँ, तो जब ब्रिटिश वहाँ पे पहली बार पहुँचे थे, तो वहाँ पे जो मेन ट्राइब था वो है अंडमानीज़, ग्रेट अंडमानीज़ कहते हैं उन्हें। तो जब उन्होंने कदम रखा आइलैंड्स पे एंड जंगल काटने के लिए वो लोग यहाँ से कॉन्विक्ट्स लेके गए या जो लेबर्स है मेनलैंड इंडिया में वगैरह वहां से जब लेके जाना चालू करे थे, तो ऑफ कोर्स ट्राइब्स डोंट वांट कि भाई कोई आके मेरा जमीन ले। तो ये लोग, और ट्राइब्स लोगों के पास ऐसे अभी बंदूक वगैरह तो थे नहीं, तीर धनुष ये सारी चीजें थे, तो वो लोग कोशिश करते थे उन्हें डराने की, बट ब्रिटिशर्स के पास था अपना बंदूक वगैरह सामान, तो ये लोग डर जाते थे, भाग जाते थे, बट तब भी इन लोगों ने एक्चुअल में आके सामने से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा, उसे कहते हैं बैटल ऑफ अबरडीन। तो जब वो बैटल हुई तो ब्रिटिशर्स ज्यादा थे व्हेन कंपेयर टू द अंडमानीज, बहुत सारे अंडमानीज मारे भी गए फॉर श्योर, वो लोग बहुत डर भी गए, सहम भी गए, बट वो बैटल के बाद ब्रिटिशर्स लोग फिर समझे कि ठीक है अंडमानीज एडजस्ट करेंगे, लेकिन आपको ये भी एक्नॉलेज करना है कि देयर इज अ ट्राइब, और अंडमानीज अब कर भी क्या सकते थे, तो उन्हें पीछे तो हुँ, हटना ही पड़ा, एंड ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं, जो भी जगह ले रहे हैं पीनल सेटलमेंट बनाने के लिए, उनको अब लेने देना ही था धीरे धीरे। बट बात यही है कि ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती अंडमानीज को मजबूर किया कि भाई अपनी जगह को छोड़ो ताकि हम एक जेल बना सके। बट वही, हुँ, एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद से जब अंडमानीज उधर आसपास ही रह रहे, बिकॉज दे आर बोथ को लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट, ऐसा नहीं कि अंडमानीज को एक दूसरे आइलैंड में फेंक दिया, ऐसा भी नहीं था, दे आर बोथ लिविंग इन द सेम एरिया। तो अंडमानीज लोगों को इवेंचुअली बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होने लगे जो कि हम नॉर्मल इंसान को होते हैं, and they were not used to all of these diseases for so long, for centuries, and फिर वो लोग बहुत मारे गए, मतलब छटके से मारे जाते, जैसे अपना कोविड हुआ वैसे उनके उनके साथ एक पैंडेमिक हुआ, वो लोग बहुत सारे मरे, एंड फिर उनका जो नंबर है धीरे धीरे इवेंचुअली कम ही होता गया। ओके। अच्छा, तो ये जो आपने ट्राइब ट्राइब बताई अंडमानीज़, इसके अलावा और भी ट्राइब थी वहाँ पे? अभी मतलब अभी देखा जाए तो अभी और भी ट्राइब्स हैं? उन ट्राइब्स के बारे में अ, थोड़ा बता सकते हो? हाँ जी, तो अंडमान में टोटल 6 ट्राइब्स है। एक हो गया 4 नेग्रिटो ट्राइब्स है, माने 4 जो ट्राइब्स कंप्लीटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हैं। ये कहा जाता है जब अच्छा, वर्ल्ड डिवाइड नहीं हुई थी, पूरा वर्ल्ड जब एक ही साथ था, एक ही कॉन्टिनेंट जैसा, उस वक्त 4 नेग्रिटो ट्राइब्स है एंड 2 अपने मलय ट्राइब्स है, मलय बर्मा ट्राइब्स है। तो एक हो गया अपना ग्रेट अंडमानीज, एक हो गया ओंगी, एक है जरवा, एंड एक है अपना सेंटिनलीज। ये हो गए अपने नेग्रिटो ट्राइब्स, एंड बाकी जो 2 मलय ट्राइब्स है, एक है शोम्पेन एंड एक है निकोबारीज। ये 6 ट्राइब्स में से लोगों को सेंटिनलीज के बारे में ज्यादा पता होगा, बिकॉज कोविड पैंडेमिक के दौरान जब वो जॉन एलन चाओ अमेरिकन ये थे, बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे, ही डिसाइडेड कि भाई हमको मुझे सेंटिनल आइलैंड जाना है, क्योंकि दे आर द ओनली ह्यूमंस जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, एंड आई वांट देम टू शो व्हाट क्रिश्चियनिटी इज। ऐसे कि बहुत सारे अटेम्प्ट और भी लोगों ने करे हैं, बट वो लोग भी मारे गए थे, एंड ये बंदा भी जिस तरह से वो पहुंचा इंडिया, फिर उन्होंने फिशरमैन को 25-25 हजार रुपए दिए थे, फिर बोट से वो लोग गए, उन्होंने 3-4 दिन कोशिश भी करी आइलैंड से कांटेक्ट करने के लिए, बट उन्हें पता है कि नहीं हो पा रहा है, बट तब भी उन्होंने लास्ट डे ही टुक अ कैनो, अपने बोट से वो कैनो करते करते वो आइलैंड में गए, एंड फिर वो वहां पे कभी भी वापस नहीं आए, वो ऑफ कोर्स मारे गए। तो वो एक तो ये न्यूज़ ट्राइब बन गया वाले था। मार देते हैं क्या आउटसाइडर्स को? हाँ, हाँ। सेंटिनलीज़ एक सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं, एक छोटी-सी आइलैंड है, एंड वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। इवन आपके इंडियन आर्मी? क्या बोलते हैं? नेवी? आर्मी, राइट। आर्मी अच्छा। या नेवी के जब हेलीकॉप्टर्स भी उस आइलैंड के ऊपर से फ्लाई करते हैं, तो वो लोग एरोस शूट करते हैं। कोई भी उस आइलैंड के नज़दीक नहीं जा सकता। सुनामी के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाह रही थी कि सेंटिनलीज़ सही है कि नहीं, तब भी एक हेलीकॉप्टर भेजा था, एंड वो लोग तो मतलब
रख के पूरा बॉम्बार्ड किए, मतलब पूरा तीर धनुष सब फेंक रहे हैं लोगों पे। बहुत साल पहले मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, बट वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ही थी। तो उन्होंने एक टीम बनाया था एंड उन लोगों ने ही सिर्फ सक्सेसफुली सेंटिनलीज के साथ में एक कनेक्शन कर पाए थे। वो भी जाते थे ऐसे नारियल, डुंगी भर के नारियल लेके, नारियल थोड़ा थोड़ा दिया दिया दिया। पहले तो ऑफकोर्स नहीं लेते थे, बट इवेंचुअली फिर कुछ तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने वो एक बॉन्ड बनाया एंड फिर लोगों के साथ। सो आई थिंक शी वाज द ओनली वुमन एंड हर टीम जो उस आइलैंड पे एक्चुअल में कदम रख सके एंड सेंटिनलीज को सामने से देख सके। बट एंड दिस वाज कब का मैं बात बोल रही हूँ, शायद 1990s में कभी ऐसा हुआ होगा। उसके बाद से आज तक कभी भी कोई नहीं सेंटिनलीज से बात कर सकता है, या हाँ, नजदीक भी नहीं जा सकता उस आइलैंड के। कहते हैं वो मैन ईटर भी हैं, लोगों को खा जाते हैं, मतलब ऐसा सुनने को आता है। लाइक मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च हाँ कर रहा था कि हाँ हाँ हाँ। जानू इनके बारे में, तो लोगों ने बता रखा था कि वो मार तो देते ही हैं, लेकिन साथ-साथ खा भी जाते हैं कई बार। आई डोंट नो हम्म, कितना सच है, तो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब सुनने को मिला है? नहीं, सुनने के लिए तो हमें भी नहीं मिला। जब मैं एक कंटेंट का रिसर्च कर रही थी सेंटिनलीज के बारे में, तो हुँ, ऑफ कोर्स ये जो मैं लेडी बोल रही हूँ जो सेंटिनलीज से कांटेक्ट में आए थे, उसी दौरान मैंने ये भी पढ़ा अबाउट द डिफरेंट इंसिडेंसेस जहाँ पे लोग आइलैंड के कांटेक्ट में गए और उन्हें मार दिया गया। बट उन सेंटिनलीज यूजुअली क्या करते हैं, उनकी बॉडीज को एक बैम्बू के बेड पे रख के बीच पे छोड़ देते हैं, ताकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ये बंदा गया है, दे कैन स्पॉट द बॉडी एंड यू कैन कम एंड टेक इट। लाइक दे माइट जस्ट, वो लोग पानी में से फेंक देंगे उस बॉडी को, आप ऑपोजिट पानी के हुँ, बीचों से कहीं से कलेक्ट कर लो, या क्योंकि आइलैंड में तो घुसना अलाउड नहीं है, तो दिस इज द ओनली वे। बट अदरवाइज देयर अ मैन ईटर है या नहीं है ये तो नहीं पता। बट जैसे ये जॉन एलन चाओ की बॉडी कभी भी रिकवर नहीं हुई, तो हमें भी नहीं पता भाई उसने कि उसकी बॉडी हो सकता है कि डूब गई या उन्होंने दफना दिया। हुँ, बट या हमें भी नहीं या पता। डोंट यू थिंक वो लकी हैं अपने आप में, लाइक इस दुनिया से परे हैं, इस दुनिया के सारे केओस से, लाइक जितनी हमारी केओटिक लाइफ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं जो ट्राइब्स वाले हैं, और वो सही कर एग्जैक्टली, रहे हैं, मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं हमसे दूर रहकर। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि भाई देखो हम इतना पैसा वगैरह हम कमाने की कोशिश करते हैं, हम एम करते हैं कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एक बड़ा सा बंगला लेके बीच साइड में मैं आराम से बैठ सकूं। तो सेंटिनलीज ऑलरेडी वही कर रहे हैं, वो लोग भी एक बीच साइड एरिया में आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें जबरदस्ती हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में घुसाना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अभी जब मैं अक्टूबर में मैं जब पोडलर वापस गई, मेरे को पहले ग्रेट अंडमानीज सिर्फ वहां पे हॉस्पिटल है अपना, जीबी पंत हॉस्पिटल है। जीबी पंत हॉस्पिटल में एक सेपरेट विंग है ओनली फॉर द ट्राइबल्स, जहां पे हम नॉर्मल ह्यूमंस इतने आसानी से नहीं जा सकते हैं। अ, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्योर किया जाता है उस विंग में। लाइक लैंग्वेज कैसे है, लाइक पता चल मतलब उनकी लैंग्वेज अलग नहीं है? कैसे कम्युनिकेट करते हो? नहीं, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स धीरे-धीरे बैठा-बैठा के हिंदी सिखाए हैं। अभी जैसे जरवा है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ग्रेट अंडमानीज़ अंडमान में ही रहते थे, ठीक है? तो पोर्ट ब्लेयर वगैरह ये सारे जगहों में। हाँ, अंडमानीज़ एंड आल्सो जरवास। ये लोग दोनों ह्यूमन से बहुत ही क्लोज विसिनिटी में रहे हैं। तो इट हैज़ ऑलवेज़ बीन ईज़ी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ के हिंदी सिखाएँ या उनकी भाषा सीखने की कोशिश करें। सो ये दोनों जो ट्राइब्स की लैंग्वेजेस है, इनके मीडिएटर्स है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, फॉरेस्टर्स है जो उनकी भाषा भी बोल सकते हैं, या उन्हें हमारी भाषा वो लोग सिखा चुके हैं, वैसे की चीजें। ओके। तो इवेंचुअली हमने इन दोनों ट्राइब्स में हमने देखा है कि वो हिंदी भी बोल सकते हैं, या कुछ कुछ फॉरेस्टर्स उनकी भाषा बोल सकते हैं। तो पहले जब मैं उस हॉस्पिटल से कभी हॉस्पिटल में कुछ किसी काम के लिए जाती थी, तो मैं देखती थी कि ट्राइब्स मुझे विंडोज से देख रहे हैं, या वो लोग ऐसे ही बाहर बैठे रहते हैं विंडोज में, दिखते हैं मुझे। बट इस बार जब मैं इतने सालों बाद मैं अंडमान गई, मैं देख रही हूँ कि अंडमानीज हु आर कंप्लीटली वेरी डिफरेंट लुकिंग, बिकॉज वो लोग अफ्रीकन है, सो दे आर वेरी, आई एम नॉट शेमिंग या ऐसा कुछ नहीं, रेसिज्म नहीं कर रही हूँ, बट वो लोग एकदम से ब्लैक, दे आर डार्क, they have very small tiny hair, and then they're wearing yellow t-shirts, purple maxis. I'm like, ये क्या हो रहा है भाई? बिगड़ गए। तुम लोग तो ट्राइब्स थे नहीं, तुम लोग मैक्सी टी शर्ट जीन्स पहन के क्यों घूम रहे हो?
क्या हो गया तुम लोगों को? मतलब वही हुँ, अब क्योंकि ये लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन से इतना नज़दीक है कि इन्हें शहर की हवा मजबूर लग कर गई। दिया गया। ये हाँ, कहते हैं ना शहर की शहर की हवा हवा लग गई, लग इनको बर्बाद कर दिया। इनको अभी ये लोग अभी ज़बरदस्ती पीछे पड़े कि ठीक है भाई तुम भी आओ, रैट रेस में आओ, पैसे कमाओ, ये करो, वो करो। एंड आई एम लाइक ठीक है। मैं हुँ, यहाँ रहती नहीं, मैं कुछ या मेरे बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला है। या इंटरेस्टिंग। अच्छा, अ, कोई ऐसी 2-3 बातें जो हम लोगों को नहीं पता, मासेस को नहीं पता वहाँ आइलैंड्स के बारे में, लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कभी हमें टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं पढ़ाई गई, ना हमें सुनने को मिलता है मीडिया में। हुँ, ऐसी कुछ हुँ। बातें बता सकते हो? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं जैसे कि अ, जैसे कि सबको लगता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है अपनी कन्याकुमारी, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। निकोबार आइलैंड में है, जो ओके, अपनी एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है इंदिरा पॉइंट, वहां पे एक लाइट हाउस है। एंड जब सुनामी हुई थी 2004 में, वो लाइट हाउस ऑफ कोर्स सबसे पहला सुनामी हिट भी लेता है बिकॉज वो अंडमान का सबसे फर्स्ट पॉइंट है अगर आप वहां से देखो पानी आता हुआ तो। एंड वो जो आइलैंड है वो 4 to 5 मीटर्स डूब भी गया है बिकॉज उस आइलैंड को सबसे ज्यादा पानी इफेक्ट मतलब घुसा था। ये अपना एक पहला हो गया कि अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नॉट कन्याकुमारी, इट्स इंदिरा पॉइंट और ओके। पिग्मेलियन पॉइंट। उसकी एक अलग हिस्ट्री है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो कि मैं भी अभी अभी सीख रही हूं कि अपना एंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज about 1,000 kilometers from Malaysia, about 1,000 kilometers from Thailand, but 1,500 kilometer from Chennai, 1,400 kilometer from Kolkata, and 1,200 kilometer from Vizag. But हम still India का part है, even though we are closer to the हुँ, other countries nearby. एंड अगर आप देखोगे तो कितना आसान हो जाता आइलैंडर्स के लिए कि हम डायरेक्ट अंडमान से मलेशिया को फ्लाई कर सकते थे, जो कि अभी हम कर सकते हैं, अभी नवंबर से हम कर सक रहे हैं। बट इतने साल लग गए भाई मलेशिया तक को एक फ्लाइट चलाने के लिए। हम तो कब का इंटरनेशनल एक एक ट्रिप तो मार ही लेते, हमारे लिए तो बहुत आसान था, बट वैसा भी नहीं। एंड हुँ, एक और चीज ये है कि अपनी एक्टिव वॉल्केनो जो है इंडिया की, वो हाँ, भी हाँ, हमारे पास ही है। सिर्फ एक ही वॉल्केनो है, द बैरन आइलैंड, एंड वो इंडिया में अंडमान में ही है। उसके अलावा एक और है नारकोन आइलैंड, बट दैट्स नॉट एक्टिव, वो डोरमेंट है, वो अभी सो रही है। तो ओके। नारकोन दाम एक्टिव भी का मतलब क्या है? लाइक वो बीच-बीच में फटता रहता है? नहीं, अभी उसे फट के तो बहुत साल हो गया। माने वो डोरमेंट मतलब इनएक्टिव है, माने उसमें कोई आपको लावा वगैरह नहीं दिखेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई अर्थक्वेक नीचे अगर कुछ उसका हिला दे एंड देयर इज अ लावा फ्लोइंग, तब हो सकता है कि इट माइट बर्स्ट, बट राइट नाउ वो शांत है, सोया हुआ है। बट अगर आप बैरन आइलैंड के पास तक जाओगे तो आई मीन ऑफ कोर्स बहुत पास तो नहीं जाने देते, आप बोट से देख सकते हो कि बैरन आइलैंड से लावा गिर रही है, टपक रही है। सो यू कैन सी दैट। कुछ एंड लोग उसके वो नहीं, कुछ लोग कह भी रहे थे कि लाइक वोल्केनो वगैरह के होते हैं तो लाइक वो स्कूबा डाइविंग नहीं करने देते हैं। मतलब हुँ। ऐसा कुछ कहते हैं कि वो जब वोल्केनो फटेगा तो पानी खराब हो जाता है। ऐसा कुछ होता है वहाँ पे, लाइक मतलब स्कूबा डाइविंग अलाउड नहीं होती कुछ टूरिस्ट को, वो कह रहे थे। शिकायत कर रहे थे। आई डोंट नो ये कितना सच है। नहीं, बैरन आइलैंड में एक्चुअल में स्कूबा डाइविंग अलाउड है। अ, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, बहुत क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, थोड़ा दूर एक 5 टू 10 किलोमीटर रेडियस में आप कर सकते हैं वहाँ पे स्कूबा डाइविंग। इनफैक्ट ये आई थिंक बहुत पहले शायद अलाउड नहीं था या मे बी सिर्फ एक्सपीरियंस डाइवर्स ही जाते थे। बट अभी बैरन आइलैंड स्कूबा का जो पैकेज है, बहुत लोग बेचना मतलब दिस इज अ न्यू फैंटेसी। अगर आप अंडमान आ रहे हो, हनीमून करने आ रहे हो तो यू मस्ट ट्राई दिस। अभी एक नया फैंटेसी है ये कि आपको बैरन आइलैंड जाके एक बार स्कूबा करना है। बट वही है कि वोल्केनो में कूद सकते हैं? नो आई विश कितना मजा आता, बट नहीं। और जब फटते तो बाहर आते हैं उस पे हाँ, लावा पे बैठे-बैठे। कुछ पागल लोग ऐसे खड़े हो जाते लैब में अपना कैमरा लेके, अभी आएगा, अभी अरे तेरे सर पे आ रहा है, बाद में कर लियो। या हुँ, तो एक तो वो है। हाँ, हुँ, उसके अलावा बाराटांग है। बाराटांग में है अपनी मड वॉल्केनोज। आई थिंक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे मड वॉल्केनोज भी है, एंड कुछ 12 या 18 मड वॉल्केनोज है।
मतलब छोटा-सा ही जगह है जहाँ पे आप देखोगे कि मड बाहर कीचड़ आ रही है। हाँ, ओके। गरम तो वो कीचड़ डेंजरस बाहर नहीं आ रही होता है। किसी वे में ना, लाइक डेंजरस तो नहीं होता ना कि वो कीचड़ जहरीला है या उसमें कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं? सिंपल बट नेचुरल? बहुत गरम तो है, तो अच्छा हाँ, सीधी-सी बात है, वो जब नीचे से आ रहा है तो गरम है, हाँ। हाँ, तो आप उसे हुँ। छू नहीं सकते, बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि उसका धुआँ आपको हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कुछ इरिटेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सामने से खड़े हुँ, होके उसे देख भी सकते हैं। बट वही छूना ग्रेट। नहीं, जलना नहीं है तो मत छुओ। तो हुँ, उतना ही। याह! वॉव यार! कमाल है। हुँ, हाँ। अच्छा, लाइक टूरिस्ट वगैरह वहाँ आते हैं बहुत, लाइक अब बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा। अभी मेरा एक दोस्त है, वो हनीमून मनाने वहीं गया था। कह रहा था, बताओ। "भाई तू भी जाइयो।" मैंने कहा, "मैं जब जाऊँगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ, ठीक है।" तो गया था तो हाँ, तो मैं कह रहा था टूरिस्ट जब जाते हैं वहाँ पे, लाइक और एक देखा जाए तो मैंने ने नोटिस किया है, लाइक इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए कि जब भी कोई स एक टूरिस्ट स्पॉट बनता है ना, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्यारा है, उसको टूरिस्ट खराब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और ये इंडिया में हमारे मनाली, नैनीताल इनके साथ हो रखा है ऑलरेडी, शिमला के साथ हो रखा है। लाइक बिल्कुल। इस समर पिछले समर में तो इतना जाम लग गया था, मेरे को डर लग रहा था, बुरा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हो तुम यार इतने नेचुरल प्लेस में, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। तो क्या अंडमान निकोबार आइलैंड में जब टूरिस्ट आते हैं, तो लाइक डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गए हैं, उसके कारण वहाँ पे जो कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? अंडमान में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉर श्योर, नो डाउट। एंड अभी ना ऐसे के टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ बढ़ गए हैं जो कि थोड़े आई थिंक माइंडलेसली चॉइसेस करते हैं। जैसे हुँ। कि कूड़ा फेंकना, मतलब पहले में भी बहुत टूरिस्ट होते थे, ऐसा कोई नहीं फाइन है। नहीं लगता? नहीं, कोई फाइन नहीं लगता। मतलब पहले भी बहुत टूरिस्ट आते थे, बट पहले लोग, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े माइंडफुली चॉइसेस बनाते थे कि भाई थोड़ा अगर डेयरी मिल्क खा लिया तो डस्टबिन में फेंक दिया। बट अभी लोग कंटेंट बनाने के चक्करों में इतना ज़्यादा बिज़ी है कि पानी का बॉटल हाथ में लेके जाते रहते हैं। कंटेंट मिल गया बोल के पानी का बॉटल कहीं रख दिया और भूल गए इसके बारे में। हाँ, वो बॉटल वहीं पड़ी प्लास्टिक रह गई। प्लास्टिक हाँ, बॉटल है? प्लास्टिक। तो अलाउड एग्ज़ैक्टली। ही क्यों है प्लास्टिक बॉटल वहाँ पे? लाइक उसका अल्टरनेटिव नहीं आ सकता? ऑल्टरनेटिव आ सकता है, बट अंडमान ऑलरेडी इतना महँगा है। अभी अगर आप ऑल्टरनेटिव लेने जाओगे तो इट नीड्स टू बी समथिंग जो कि शायद प्रोडक्शन कॉस्ट और भी बढ़ा देगा। कुछ बैम्बू वगैरह अगर आप लोगे, तो पानी का दाम भी ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, उसके खर्चे हुँ, निकालने के लिए। तो प्रोबेबली इसलिए भी नहीं होता, एंड साथ में आइलैंड पूरी तरीके से मेनलैंड पे डिपेंडेंट रहता है। अगर हम अभी बोले कि नहीं, हम खुद से बैम्बू बॉटल्स बनाएंगे और सब सारे, मतलब सारे टूरिस्ट एरिया में बेचेंगे, उसके लिए आप समझ रहे हो इतना ज्यादा हमें बैकअप चाहिए, पावर चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी अनस्टेबल वहां पे। तो क्यों? आपको फैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ये है, एक तो लोगों का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। आइलैंड्स में एग्जिस्टिंग जो भी पावर प्लांट्स हैं, उससे भी बढ़ के लोग लोग हैं और लोगों का पावर कंजम्पशन है। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक है, उसके बीच में भी आ गए बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स, प्राइवेट पावर प्रोवाइडर्स, इफ आई से। ये पावर प्रोवाइडर्स कैसे काम करते हैं कि भाई एक पावर प्रोवाइडर बोलता है कि मैं 9 से 12 बजे तक काम करूंगा, 12 से 2 तुम्हारा शिफ्ट है, 2 से 5 तुम्हारा तीसरे वाले का है, और 5 से 7-8 किसी और का है। हुँ, अभी सपोज बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया किसी एक पावर सोर्स के सामने, वो बस हुँ, फोन हुँ, करके बोलता है किसी को, जस्ट रफ एग्जांपल, हुँ, किसी को हुँ, बोलता हुआ कॉल करके, भाई अभी मेरा पावर सोर्स कम हो गया है, तू अभी कुछ कर बोल के। आइदर दूसरा वाला कुछ करेगा, नहीं तो जिस एरिया में उसका पावर गया गया तो गया, कट। जो दूसरा वाला है, अगर वो बैकअप के लिए आता भी है तो उसके पास भी तो इनफ पावर सप्लाई होना चाहिए कि वो अपने टाइम में अपने एरिया को दे, प्लस दूसरे को भी दे। सरप्लस हुँ, तो उसके पास है नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग इशू। मैं अभी खुद जब अक्टूबर में गई, मैंने सिर्फ आर्टिकल्स ही पढ़े और अपने पेरेंट्स से फोन पे सुनती थी। अभी जब हुँ, मैं गई, मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज़ एक टाइम मैं दशहरा के टाइम पे गई। तो दशहरा बहुत गर्मी नहीं होती है, बट हम एज़ बंगालीज़ हम बहुत ज़्यादा सज-धज के निकलते हैं सुबह एंड शाम। सो वी आर वेयरिंग लाइक हेवी साड़ीज़, हेवी सलवार, एंड पहनते टाइम पे कपड़े, एसी नहीं है घर में और पूरा पसीना, इट्स इट्स अ कोस्टल एरिया, ह्यूमिड टेम्परेचर है तो पूरा पसीना है, एंड एसी नहीं है। मतलब एक-एक दिन में ऐसा हुआ है कि 7 से 10 बार इलेक्ट्रिसिटी गया है। तो
जब भी इलेक्ट्रिसिटी जा भी रहा है, आपका टीवी रिस्टार्ट हो रहा है, आपका राउटर रिस्टार्ट हो रहा है, बेसिक छोटी-छोटी चीजें भी रिस्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो चलने लग रहा है। इट टेक्स अबाउट 2 टू 5 मिनट्स, राइट? तो वो डिसरप्शन जो हो रहा है, मेरे सपोज मैं टीवी देख रही हूँ, वो डिसरप्शन तो मुझे याद रह रहा है कि ओ मेरे टीवी देखने में मैं डिसरप्ट हुई, एक, फिर दूसरी बार हुई, दो। तो 7 टू 10 टाइम्स लोगों के पास पावर नहीं रहता है। मतलब एक दिन में अगर आप देखें तो 2 घंटे मिनिमम पावर नहीं है लोगों के पास। तो उतने में अगर आप बोलेंगे कि एक खाली जगह में अगर हम एक फैक्ट्री डालते हैं कि बॉटल बनाना है और उसके लिए हुँ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फिर तो मतलब वो तो हुँ, नामुमकिन सा या लगेगा। सो एक तो वो हो गया कि टूरिस्ट माइंडलेसली थोड़ा चॉइसेस बनाते हैं, पोल्यूशन करते। अभी एक कुछ दिन स्टोरी में भी शेयर किया था एक रील, एक जगह है बहुत ही सेक्लूडेड सा जगह, जहां पे पूरी तरीके से प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। एंड आई कंप्लीटली अग्री कि वो जो जगह थी, वो एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट को नहीं पता होगा, वो लोकल्स हुँ, को ज्यादा पता है। टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोग भी आजकल माइंडलेस हो गए हैं। जहां जाते हैं प्लास्टिक लेके जाते हैं, प्लास्टिक वहीं फेंक फाक के आ जाते हैं। तो क्योंकि एक सेक्लूडेड जगह का पता टूरिस्ट को उतना नहीं होगा फॉर श्योर। हुँ, टूरिस्ट हुँ, हुँ, आइलैंड्स में ऑपरेटर्स के साथ ही घूमते हैं, तो आइलैंडर्स भी वैसे हो गए। साथ में इसके साथ आए हैं बड़े बड़े रिसोर्ट्स। अपना क्या नहीं है अभी, तो आईटीसी है, फिर वहां पे हैवलॉक में सिल्वर सैंड है, देयर इज टाटा, मतलब कौन कौन नहीं है। एंड इतने बड़े बड़े रिसोर्ट्स, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी इन्हें देना होता है, तो कहीं से तो निकालेंगे। तो जो रेजिडेंट्स है हुँ। उनका पावर कट करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मत उन्हें यहाँ मतलब देना होता लोकल सफ़र कर रहे हैं, टूरिस्ट के कारण है। लोकल सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हुँ, क्योंकि 24/7 ये होटल्स जलते रहते हैं, लेकिन उन होटल्स के 5 किलोमीटर रेडियस में ही आप देखोगे कि लोगों के पास में लोड शेडिंग होए जा रहा है, होए जा रहा है, पर वहां पे नहीं हो रहा है होटल्स में। तो उन्हें तो मैनेज करना पड़ता है। सिमिलरली विथ वाटर ऑल्सो, पानी का भी यही हुँ, सीन है कि इनफैक्ट मैं जब 2010 तक अंडमान में थी, आई वेरी वेल रिमेम्बर, पानी समर्स में 2 से 3 दिन में आता था। बिकॉज हाँ, हर 2 से 3 दिन में एक बार पानी आता था। पहले तो ऑल्टरनेट डेज होता था, उसके बाद 2 से 3 दिन हो गया। अभी रिसेंट टाइम में 7-10 दिन के में एक बार आता है पानी। अब 7-10 अभी दिन अगर में? एक अभी की बार बात आता बता रहे हो? है, अभी की बात बता रही हूँ। मैंने रिसेंटली कंटेंट भी बनाया जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं करी है, बट हाँ, न्यूज आर्टिकल्स में मैं वही देख रही हूँ, 7-7-10 दिन। अभी मेरे पेरेंट्स तो मतलब दे लिव इन लाइक इन अ सोसाइटी में रहते हैं, तो पानी तब भी जुगाड़ हो सकता है। बट उन लोगों को क्या, जो इंडिविजुअल घरों में रहते हैं या जो मतलब मिनिमम हुँ। बेसिक पैसे कमा रहे हैं, उनका क्या होगा भाई? मतलब तो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर वाला पानी यूज़ करते हो लाइक क्या सोर्स है वाटर का वहाँ पे? वाटर का सोर्स तो है तो अपना रेन वाटर। नाउ देयर इज अपना डैम, धन्याखारी डैम। तो धन्याखारी डैम पहले अच्छी ही थी। लोग इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो डैम की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ गई। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्ली किया गया कि डैम का हाइट बढ़ाओ करके। तो डैम का हाइट भी बढ़ गया है। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम ये है कि रेनफॉल बहुत होती है आइलैंड्स में। इट्स अ ट्रॉपिकल एरिया, बहुत बारिश होती है ये 6-8 महीने। लेकिन वो पानी बचाया नहीं जाता है, रेनफॉल को सेव नहीं किया जाता है। अगर अभी जैसे मैं नेदरलैंड्स में बात करूं, तो हर एक घर के छत पे, उनके छत ऐसे स्टीप होते हैं, एंड छत में ऐसा एक ऐसे गोल सा ऐसा चीज है जो चलता रहता है। ये जो गोल सा जो चीज है, ये पानी को कलेक्ट करके इनके अंडरग्राउंड कहीं पे तो भेजता है। ऐसी की चीजें नहीं है इंडिया में। हमारे ये पास कहीं फ्लैट हाँ, छत, कहीं पे भी नहीं है ये, हाँ। एग्जैक्टली हमारे पास हुँ, फ्लैट छतें भी है और ऐसे स्टीप स्लोपी हुँ, छत भी है, टेरेस आई मीन टू से। बट हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड अंडमान में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अभी अगर मैं देखूं, बहुत हुँ, सारे लोग ऐसा है जो मेनलैंड इंडिया से अपने काम वाम छोड़ के अंडमान आके टूर्स एंड ट्रैवल्स या कोई एक बिजनेस चालू कर लिए। तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि अंडमान में लोग कैसे रहते थे पहले। उन्होंने एक लेड बैक लाइफ चूज किया, विच इज फाइन। हुँ, बट जो लोग ऑलरेडी वहां रहते थे, पानी नहीं भी था तो भी वो लोग ऐसे मतलब बाल्टी वगैरह ऐसे मतलब भर भर लेते हुँ, थे रेनफॉल के टाइम पे। ऐसी बाल्टी भर हुँ, लिया, एक हुँ, ड्रम भर लिया, ऐसे ऐसे काम चल जा रहा था। बट अभी इतने सारे लोगों का इन्फ्लक्स होने की वजह से, एक तो बारिश भी लेट, मतलब बारिश लेट स्टार्ट हो रही है और ज्यादा हो भी नहीं रही है। जितना हो रहा है उसमें कोई सेव भी नहीं कर रहा है।
एंड बिकॉज अभी सब लोग फोन्स में इतने लगे हुए हैं एंड इतना मतलब ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं कि अब और ड्रम भरने का किसी के पास वक्त नहीं है. दे आर स्टिल रिलाइंग कि भाई नल नल में ही पानी आएगा, विच हम्म। इज फेयर. बट वही एंड टूरिस्ट भी जैसे अगर आप देखोगे तो होटल्स में आते हैं, एक डुबकी मार के आए समुंदर से एंड देन पूरा 10 मिनट तक नहाते हैं. हम उनके लिए समझ रहे हो? स्विमिंग पूल लगाया जाता होगा, स्विमिंग पूल भी भरा जाता होगा उनके लिए। एग्जैक्टली, उसके ऊपर वही तो। स्विमिंग पूल, बाप रे तो धीरे धीरे इतना. करके ये समझ धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि आइलैंड ना वो टूरिज्म के लिए बन गया है, वो लोकल्स के लिए नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो टूरिस्ट आइलैंड बन गया है कंप्लीटली। लाइक गवर्नमेंट को वहां से बिल्कुल, बस पैसा कमाना है, वो एक बस इंडस्ट्री बन गई है उनके लिए एक। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल. एंड सफर कर रहे हैं द रेजिडेंट्स ऑफ हम्म। द आइलैंड्स आर एक्चुअली द वन जो पूरी तरीके से सफर कर रहे हैं इस चीज में. बट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि दोनों को साथ लेके चले, बट ऐसा तो सिर्फ बोलने के लिए है, ये लोग करते ऐसा नहीं हम्म। है. सो आपको लगता है कैप लगा देना चाहिए कि यार इससे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे, ठीक है, और कुछ फाइन्स वगैरह इम्पोज करने चाहिए कि भैया आप ऐसे फेंक नहीं सकते चीजों को। होटल्स वगैरह को वहाँ पे रेगुलेशंस के अंदर लाया जाए कि भैया आप इतना पानी यूज नहीं कर सकते ऐसे। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए ना, लाइक क्योंकि यार बहुत सेंसिटिव है। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत आप मेनलैंड से जुड़े हुए हो, कोई फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी आपके लिए। आपको एक तरीके से देखा जाए तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जैसे हमारे पे इंडिया में चलता भी है, आपको बनना पड़ेगा वो। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट आई डोंट रिमेम्बर विच स्टेट, शायद मैं एक बार जब मनाली गई थी या कश्मीर गई थी, तो आई थिंक मनाली था, जहां पे उन्होंने बोला कि ऊपर जाने तक के लिए पास है, सिर्फ 1200 या 1300 लोगों को ही एक दिन में अलाउ करते हैं. मुझे वो हम्म। पास का नाम याद नहीं आ रहा जहां पे हम गए थे. बट हम ऐसा ट्रैफिक में फंसे ना उस रोहतांग स्ट्रोक पास। में. हाँ, रोहतांग, राइट राइट, रोहतांग. हम्म। और ऐसा ट्रैफिक में फंसे ना, हमें 5 घंटे लगे सिर्फ ऊपर जाने के लिए. उसमें 1.5-2 घंटे तो आई वेरी वेल रिमेम्बर हम गाड़ी में ही बैठे हैं, आसपास जंगलों में घूम रहे हैं, मतलब इतना ट्रैफिक था. तो हम्म। 1200-1300 बोल के ये लोग लगा देते हैं, बट फॉलो नहीं करते हैं. जितने हम्म। भी जा सकते हैं चले जाते हैं. लोग घूस ले लेते हैं या जैसा भी है, वो लेवरेज लेके जाने के लिए पूरा जाते हैं. वैसे ही है अंडमान का भी. अगर 1200-1300 कर देंगे तो फ्लाइट की टिकट्स, एक तो पहली बात तो कितना वो फॉलो होगा मैं नहीं पता. हम्म। उसके ऊपर अगर लोग कम आने लगे, हो सकता है कि फ्लाइट टिकट्स और भी महंगी हो जाए. ये फ्लाइट टिकट्स और भी महंगी हो गई तो आइलैंडर्स के लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो मेनलैंड आ ही नहीं पाएंगे. मतलब अभी अगर आप पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई तक का फ्लाइट टिकट देखोगे तो मतलब 15,000 वन वे, ऐसा 10 से 15,000 वन वे. उतने पैसे में एक इंसान चेन्नई से थाईलैंड पहुंच जाएगा वन हम्म। वे, या दुबई पहुंच जाएगा वन वे. तो लेकिन आइलैंडर्स को तो बाहर आना है ना भाई, बिकॉज हम्म। हमेशा आइलैंड्स में पड़े रह के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपको कुछ अलग देखना है, खाना है, पीना है, जॉब, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें होती है कि आपको बाहर आना है. फ्लाइट टिकट्स भी महंगी हो जाएंगी. एंड फिर अगर अभी इस सिचुएशन में अगर लोग कम हो गए, इतने सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं, कि ये लोग लॉस चले जाएंगे अगर टूरिस्ट के ऊपर हम्म। कैप लगा दिया तो. मतलब जो आइलैंड का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म ज्यादा है। लाइक मुझे टूरिज्म. लगता है 70 to 80% वहीं से इनकम आती है। यस यस. ओके। और वहीं से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, तो मैनेजमेंट को तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि यार हमारी इनकम जहाँ से आ रही है उसको थोड़ा फिक्स कर दें। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, नुकसान थोड़ी ना होगा उससे। एग्जैक्टली, आई मीन बेसिक हाँ। चीजें करो भाई. अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो. मतलब हम्म। लोगों को मत बोलो कि करने के लिए. भाई हम इंडियंस हैं, हमको आदत नहीं है कि हम सब कुछ खुद से करें. एंड हम्म। तो लोगों को मत बोलो. इवन दो आई वुड अप्रिशिएट कि भाई खुद से करो, क्योंकि मैं भी खुद से करती हूँ. अब ठीक है, नहीं होएगा तो तुम ऐसा कुछ करो ना यार. मतलब एक कम्युनिटी, ऐसा एक वेल टाइप का, या कुछ तो एक मतलब एक बड़ा कुछ तो ऐसे डाल दो जिससे कि थोड़ा पानी तो जमा हो. कुछ तो हम्म। मतलब ऐसा अलग भी तो करो. बट नहीं, बारिश भी होता है, वो वेस्ट ही चला जाता है वहां पे. हम्म। ये हर जगह की बात है मुझे लगता है। जैसे हमारे बेंगलोर का भी है, ऐसा ही हाल है। लाइक कुछ लेक्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जब गर्मी आई थी पिछले बार तो कितने पानी की किल्लत हो गई थी, आप देखना टैंकर्स वगैरह लगाने पड़ गए थे। और स्टिल लोगों ने सजेस्ट किया था कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। हालांकि रेन पे ही वो पूरा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बारिश होती है, तालाब भरते हैं, तब उनको पानी मिलता है। लेकिन वो फिर भी वही है, मैनेजमेंट ध्यान नहीं देता इन चीजों पे। उसको लगता है जब देखा जाएगा देखा जाएगा। ये हर जगह की बात है हाँ, मुझे लगता है। एग्जैक्टली. बैंगलोर का ना एक अलग मोनोपोली है. वहां पे वाटर ट्रक्स का एक मोनोपोली है, एक बिजनेस है वाटर ट्रक्स. क्योंकि मैं 4 साल जब बैंगलोर में थी तो मैं भी सोच रही हूँ भाई,
इतना लेक्स है, डायरेक्ट लेक से तुम पानी पंप करके भी गवर्नमेंट दे सकती है नियर बाय शहरों को या गाँवों हुँ, को। हुँ, बट नहीं, हुँ। वाटर ट्रक्स की एक अलग मोनोपोली है, वहाँ पे वाटर ट्रक्स वाले लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, खून कर देंगे अगर उनकी वाटर सप्लाई अगर रोकी तो, वाटर टैंक एक की तरह से सप्लाई। माफिया ही है वो ना फिर तो, एग्ज़ैक्टली, माफिया ही इट्स अ हो गया फिर माफिया। वो। एग्ज़ैक्टली, वो एक माफिया है एंड गवर्नमेंट कोशिश करी भी है कहते कि वाटर टैंक्स को हटाने के लिए, ना, ना हो पाएगा, हुँ, वैसा है। लेट्स सी, थोड़ा पॉजिटिव रह के देखते हैं, हो सकता है कि वही। कुछ अच्छा हो, गवर्नमेंट वगैरह कुछ ध्यान दे। अपने बायो में लिखा हुआ है ना कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है आने के लिए। तो ये कैसे लाइक बायो में कौन लिखता है ये यार? ओके, तो 2010 में जब मैं पहली बार अंडमान से बाहर निकल के पढ़ने के लिए गई थी, तो मैं पहले दिल्ली गई थी, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए दिल्ली में थी एंड उसके बाद मैं वाइज़ैक चली गई। वहीं से मैंने मेरा बीटेक किया था। तो वाइज़ैक में मैं 4 साल थी। तो इट हैपेंड कि दिल्ली में मैं जब मिरांडा कॉलेज में मेरा जो हुँ, हुँ। एडमिशन हुआ था, तो मिरांडा में भी लड़कियाँ मुझे पूछ रही, "वेयर डू यू कम फ्रॉम?" आई एम लाइक, "अंडमान।" "ओह! दैट्स अ एक्सोटिक प्लेस, डू यू नीड अ वीज़ा?" तो मुझे एक टाइम पे चाटा ऐसा नहीं लगा, लगाया "हैं?" आपने? चाटा नहीं नहीं, लगाया? अरे मुझे तो उस टाइम पे नहीं पता कि मेनलैंड में ऐसा एक कल्चर चलता है कि लोगों को अंडमान के बारे में कुछ नहीं पता बिकॉज़ मैं तो पहली बार गई हूँ। उससे हुँ, पहले तो मतलब पेरेंट्स के साथ कभी घूमने वगैरह चले गए, उतना ही। तो और उसके बाद जब मैं वाइज़ैक आई, वाइज़ैक के लोगों को तो और भी है कि साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में ओके, लाइक तेलुगुज़ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के मतलब इधर-उधर जाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज़ हर्ड कि साउथ इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। एंड मेरे ही क्लासमेट आके मुझसे पूछे, "ए, डू यू नीड अ वीज़ा टू" आई एम लाइक, "तुम लोग नहीं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हो? व्हाट इज़ रॉन्ग?" और 4 साल मैंने इतने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि एक टाइम पे मतलब 4th ईयर तक आने के बाद क्या है कि 4 साल बाद आदमी खुल जाता है। तो मैं भी एक टाइम पे खुल गई थी। आई वाज़ लाइक कि तेरे को नहीं पता ना तो तू पता करने की ज़रूरत भी मत कर। तू ना जा पाएगा पोर्ट ब्लेयर बोल के। मैंने उनको ऐसे भी गुस्से-गुस्से में भी आंसर किया हुआ है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें नहीं चाहिए। एंड इतने इनफैक्ट जब मैं अभी नेदरलैंड्स में भी तक आई, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं बताओ, इतने बड़े-बड़े लोग हैं ये लोग, मतलब उम्र में मैं बोल रही हूँ, बड़े-बड़े लोग हैं, ये लोग पूछते, "अच्छा, अंडमान का कैपिटल क्या है?" पोर्ट ब्लेयर। अब मैं क्या बोलूँ मतलब ये सारे क्वेश्चन्स के आंसर्स हाँ, कैसे मैं दूँ मतलब ठीक है, सारे सारे चीज़ों का आंसर आपके पास शायद ना हो, लेकिन अंडमान में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो हुँ, हेंस जब मैं ये चैनल स्टार्ट करी थी, मैं उसी वक़्त से सोची थी कि मुझे लोगों को बोलना है कि भाई वीज़ा नहीं लगता है। पहले तो मैं मतलब मेरा 5 पहले 5 वीडियो का टॉपिक में एक तो ये था कि वीज़ा नहीं लगता है एंड मैंने बनाया भी और लोगों ने एप्रिशिएट किया भी आइलैंडर्स ने। बट वही, इसीलिए मैंने बायो में भी रख हुँ। दिया उसको। लेकिन उन गधों को ये नहीं पता कि जब आप बोलते हो कि वीज़ा लगता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री और ये कितना एग्ज़ैक्टली। बेकार साउंड करता है, लाइक कितना बुरा लगता होगा यार कि यार मैं जिस जगह से आती हूँ, वो मेरा ही भारत है यार, वो हिस्सा है मेरे भारत का। एग्ज़ैक्टली, आई तो मीन दिल्ली में मैंने सिर्फ़ सुना है कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग होते हैं, उन लोगों को बोला जाता है, "तू चिंकी है, चाइना वापस जा" या वगैरह-वगैरह ये सारे। तो मैं समझ नहीं पाई थी, जब तक ये मेरे साथ खुद से ना हुआ तो, कि मतलब उन लोगों का इंटेंसिटी और भी एक्सट्रीम है फॉर श्योर, बट ह मेरा इंटेंसिटी ऑफ दैट क्वेश्चन कि भाई वीज़ा लगता है कि नहीं, इट स्टिल हर्ट्स। तो अभी कुछ महीने पहले, शायद 6-8 महीने पहले, उससे पहले तक मिंत्रा अंडमान में डिलीवरी दे रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, मिंत्रा ने डिलीवरी बंद कर दी। तो किसी आइलैंडर ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि मिंत्रा प्लीज स्टार्ट डिलीवरिंग अगेन। तो मिंत्रा के किसी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, apologies but then we only deliver inside India for any outside India ओह माय गॉड! shipment kindly do ऐसे कुछ था। एंड वो ट्वीट इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है। इनफैक्ट मैंने कंटेंट भी बनाया उसके ऊपर, बट दैट्स एक्चुअली अ रियल ट्वीट फ्रॉम मिंत्रा। उसके अलावा देयर आर मेनी ब्रांड्स, पेटीएम बोल लो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके जो ये लिंक्डइन पोस्ट आते हैं ना, हैप्पी रिपब्लिक डे वाला या जो भी, आपको सिर्फ उनका इंडिया मैप दिखेगा, लक्षद्वीप भी नहीं दिखेगा और अंडमान भी नहीं दिखेगा। किसी ने अगर ये बात कश्मीर के लिए कह दी होती ना, अभी तक पॉलिटिक्स हो जाती बहुत खतरनाक। एग्जैक्टली, ये मेरा ये सेम था, ये उस नहीं है। कंटेंट में मैंने यही बोला कि कश्मीर को लेके कुछ भी हो जाए, लेकिन अंडमान के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला या लक्षद्वीप। या ये होता है मुझे
अभी मणिपुर, नागालैंड जो इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी रीजन है ना, लाइक वो भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा महसूस करते होंगे। आई फील कि वो ऐसा लगता होगा यार हम कनेक्टेड नहीं है दिल्ली से, हुँ, लाइक, हुँ, है हुँ, ना? तो यार ट्रू। सरकार को कदम उठाने चाहिए ऐसे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप छूट रहे हो, है ना? हाँ, और वो कर रही है, गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है, बट उनको ये बार-बार विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे ही हो यार, आप हमारे ही बिल्कुल, हो। है ना? रेसिज़्म बिल्कुल, जो होता है आप जैसे बता रहे हो, यू नो ये तो पता नहीं यार मैं कैसे बोलूँ, लाइक ये हर जगह ये तो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट बन गया है, लाइक कि जो आपसे थोड़ा डिफरेंट दिखे, उसको एक कैटेगरी दो, उसको लेबल दे दो एंड देन उसके बाद उसको ज़िंदगी भर वही बोलते रहो। आपने देखा ये बिल्कुल, इंडिया में हर ये वर्ल्ड में हर जगह होता है, लाइक ऐसा नहीं है कि ये हर इंडिया जगह। में हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करें लाइक सुधर भी नहीं सकते ये लोग। अच्छा, वही। हुँ। तो आई थिंक थैंक यू पापिया, आपके इस समय के लिए जो आपने दिया 1 घंटा मेरे को, इसके कारण हम बहुत कुछ डिस्कस कर पाए अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, लाइक उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे वहाँ पे टूरिज़्म के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के ट्राइब्स के बारे में मुझे पता चला जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग था। ओह माय गॉड! लिटरली में कुछ ऐसे लोग हैं और इस वर्ल्ड में भी ऐसी और जगह ट्राइब हैं जो कि एकदम आइसोलेटेड हैं और आई थिंक दे आर लकी। और मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट के ज़रिए कि प्लीज़ अगर अभी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो वहीं रहो आप, मत आओ वही इधर। रहो, छूना मत। हाँ, पर एक अजीब चीज़ ये है कि अगर वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो ऑलरेडी खराब हो चुका है सिस्टम हाँ, क्योंकि वो आ चुके हैं ऑफ ऑलरेडी। कोर्स वो हाँ, तो हिंदी प्लीज़ समझ रहे हैं मतलब खत्म है। ओके। सो कुछ आखिर में कुछ कहना चाहोगे? जाते-जाते? बिल्कुल, बिल्कुल। सो फॉर श्योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बहुत अच्छी जगह है एंड पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है, हनीमून डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी भी कि भाई थाईलैंड वगैरह भी जाओ, अंडमान भी पहले जाओ। बिकॉज़ थाईलैंड जितना टूरिज़्म पे है उतना ही अंडमान भी है एंड थाईलैंड इज़ अ कंट्री इन इटसेल्फ उसके पास और भी लोग हैं कि वहाँ जाए। बट अंडमान के पास सिर्फ इंडियंस पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि बहुत सारे फिरंगियों को हमारे बारे में नहीं पता। नॉट एवरीबॉडी इन द वेस्ट नोज़ अबाउट अंडमान एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स और अ फ्यू मोर कंट्रीज़ उतना ही। बट लोकल टूरिज़्म भी हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं। तो आप जब भी जाओ माइंडलेसली अपने डिसीजंस बनाओ बिकॉज़ जो भी आप प्लास्टिक, जो भी अपना वेस्ट आप छोड़ के आते हो, वो वहीं पे बहुत ज़्यादा मैनेज भी नहीं होता है, उसे बस हल्के से रिसाइकिल करके हमें मेनलैंड ही भेजना पड़ता है। आप जो चावल-दाल कंज़्यूम करते हो, वो भी मेनलैंड से ही आता है। आप जो पावर यूटिलाइज़ करते हो, वो भी हमें अम, मतलब हमें कैसे तो जनरेट कर रहे हैं, ये मतलब नॉर्मल रेज़िडेंट्स के घरों में से पावर कट करके। तो एज़ अ टूरिस्ट आप जब भी जाओ, मेक श्योर कि आप थोड़ा मतलब ध्यान से पावर कंज़्यूम करो, ध्यान से पानी वगैरह यूज़ करो बिकॉज़ वहाँ पे इन अबंडेंस कुछ नहीं है। हुँ। जितना सुंदर वो जगह आपके लिए है, उतना हमारे लिए भी है। एंड इट्स आल्सो फॉर द रेज़िडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं राइट नाउ, प्लीज़ थोड़ा माइंडफुली अपने चॉइसेस बनाओ, स्टॉप पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट मतलब आप लोग रील्स में डालते हो कि यू लिव इन हेवन तो यू शुड ट्रीट दैट एज़ वन एंड वही अच्छे से रहो या एंड सपोर्ट माय चैनल या बिल्कुल, वो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो मज़ा आया मुझे बात करके, फ्यूचर में कभी और मिलेंगे, कुछ और बात भी कर सकते हैं, डोंट बिल्कुल, वरी ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका भी उतना बिल्कुल, ही चैनल है जितना मेरा है, तो मिलते बिल्कुल। रहेंगे और ऑल द बेस्ट, करते रहो अपना काम। आप अच्छा काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पेज जो आपने बना रखा है, पापिया क्रिएट्स, मैंने देखा था और फ्यूचर में मिलते हैं फिर, ठीक है? एकदम, थैंक यू सो मच रवि। पहली बात तो आपको थैंक यू कि आपने ईमेल वगैरह किया था एंड जैसे कि आपको पता है कि वो जो द ड्यूरेशन इन व्हिच आपने ईमेल किया था वाज़ रियली एक्साइटिंग। उसी टाइम पे मुझे अवार्ड मिल रहा था, आपका ईमेल आना तो मैं बहुत थैंक यू हूँ एंड एब्सोल्युटली आप चल बात कर यूट्यूब बहुत अच्छा है एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से बात करेंगे फॉर श्योर। टच में रहेंगे, मेरे को कोई भी डाउट होएगा यूट्यूब के बारे में आपको पूछूँगी। या डोंट अम वरी, मैं हेल्प करूँगा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बस ओके, ठीक है, पापिया, ठीक है, मिलते हैं। चलो मिलते हैं, बाय, टेक चलो केयर, टेक बाय-बाय, केयर, टेक केयर, बाय-बाय, हाँ, ध्यान रखो अपना। आप भी, बाय-बाय।